हेलो। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ सबके पास पहुंच रही है? गुड आफ्टरनून बेटा वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं डीपीएन सिंह मुखर्जी नगर से आप सबकी क्लासेस ले रहा हूं। आप सबका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप सबका स्वागत है। जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाएं। मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? ऑडिबल है? एक बार मुझे आप सभी लोग बताएं कि मेरी आवाज पहुंच रही है ना? ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, थैंक यू। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। देखिए बेटा, आज का जो टॉपिक है, कल हमने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। बायोटेक्नोलॉजी में जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे क्रोमोसोम हो गया, डीएनए हो गया, जीन हो गया, ये क्या होते हैं, इनके बारे में आपको कल बताया गया था। और कहाँ ये पाए जाते हैं, इनके बारे में बताया गया था। साथ में बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के डेफिनेशंस, अलग अलग संगठनों ने कैसा डेफिनेशन दिया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस किन किन एरियाज में होते हैं, तो इन सब बातों पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। साथ में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में जाना था, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी। अब बेटा, एक शब्द है जिसका नाम है जीनोम सीक्वेंसिंग। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप सभी लोग, जिसका नाम है जीनोम सीक्वेंसिंग। बेटा, ये जीनोम सीक्वेंसिंग होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। देखिए, जो जीनोम सीक्वेंसिंग होता है, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को, गुड आफ्टरनून। ओके ओके ओके, थैंक यू। जो जीनोम सीक्वेंसिंग होता है बेटा, ये जीनोम अनुक्रमण, हिंदी में इसे कहते हैं जीनोम अनुक्रमण। तो जीनोम अनुक्रमण के तहत जो डीएनए के जो अणु होते हैं, जो डीएनए के अणु के भीतर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उनके सटीक क्रम का पता लगाया जाता है। जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उन न्यूक्लियोटाइड के सटीक क्रम का पता लगाया जाता है। इसके अंतर्गत जो डीएनए में मौजूद जो चारों बेस होते हैं, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, इनके क्रम का पता चलता है बेटा। तो जिसके द्वारा हमें डीएनए के अंदर मौजूद न्यूक्लियोटाइड के क्रम का पता चलता है, उसे जीनोम सीक्वेंसिंग के नाम से जाना जाता है। यह बात सभी लोगों को क्लियर हो गया? जीनोम सीक्वेंसिंग उसे कहते हैं बेटा जिसके माध्यम से डीएनए के अंदर जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये किस क्रम में लगे हुए हैं, उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो जिस मेथड के द्वारा हमें पता चलता है, उसे हम जीनोम सीक्वेंसिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? अब प्रश्न ये उठता है कि जीनोम सीक्वेंसिंग का क्या महत्व है, जीनोम सीक्वेंसिंग का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसे होता क्या है कि जब डीएनए का जब डीएनए सीक्वेंसिंग विधि का प्रयोग जब हम लोगों की बीमारियों के लिए करते हैं, तो लोगों के अंदर जो आनुवांशिक बीमारियां हैं, उसका पता लगाकर उनका समय पर इलाज करना, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी को रोग मुक्त करना, यह इसका उद्देश्य है बेटा। तो इनको जानने से पहले पहले हम जीनोम सीक्वेंसिंग होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। देखिए, डीएनए अनुक्रमण या जीनोम सीक्वेंसिंग,
जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब होता क्या है? जीनोम अनुक्रमण के तहत डीएनए अणु के भीतर न्यूक्लियोटाइड के सटीक क्रम का पता लगाया जाता है। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, इनके सटीक क्रम का पता लगाया जाता है। इसके अंतर्गत डीएनए में जो मौजूद होते हैं 4 तत्व, जिनका नाम मैं ले रहा हूं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये जीनोम अनुक्रमण कहलाते हैं जब इनके सटीक क्रम का अगर हमको पता चल जाए। प्रश्न ये उठता है कि यदि इन डीएनए में मौजूद जो नाइट्रोजन युक्त बेसेस हैं, अगर इनके सटीक क्रम का पता चल जाएगा, तो वो सटीक क्रम का पता जब चल जाएगा तो उसका क्या लाभ हमें मिलेगा? देखिए, बहुत सारी आनुवांशिक बीमारियां जो होती हैं वो डीएनए के अंदर जो जीन होते हैं उन्हीं में डिस्टर्बेंसेस के कारण होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो जो जेनेटिक कोड होता है उसी जेनेटिक कोड में डिस्टर्बेंसेस के कारण आनुवांशिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में आनुवांशिक बीमारियां जाती हैं। तो जीनोम सीक्वेंसिंग का पता इसीलिए लगाया गया कि भैया जो बीमारी लोगों को हो रही है आनुवांशिक, उन आनुवांशिक बीमारियों को पता लगाया जा सके कैसे हो रहा है, किस जेनेटिक कोड के द्वारा हो रहा है, किस क्या कहते हैं कि नाइट्रोजन युक्त क्षार के द्वारा हो रहा है, किस न्यूक्लियोटाइड के द्वारा हो रहा है। तो पता लगाकर उसका कंप्लीटली इलाज करना, कंप्लीटली उसको ठीक कर देना, और साथ ही साथ एक तो उसको पता लगाया जा रहा है, उसको क्योर किया जा रहा है, और दूसरी चीज कि आने वाली पीढ़ी को भी आनुवांशिक बीमारियों से रोग मुक्त करना, ये इसका महत्व है बेटा जीनोम सीक्वेंसिंग का। आशा करते हैं ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, महत्व देखिए, डीएनए अनुक्रमण विधि, जिसको जीनोम सीक्वेंसिंग या डीएनए सीक्वेंसिंग विधि कहते हैं, इससे लोगों की बीमारियों का पता लगाकर उनका समय पर इलाज करना, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी को रोग मुक्त करना संभव बनाया जाता है। यह जीनोम सीक्वेंसिंग कहलाता है। यह बात आप सबको क्लियर हो गया? कह रहा है कि इसका महत्व क्या है कि लोगों की बीमारियों का पता लगाकर उनका समय पर इलाज करना, साथ ही आने वाली पीढ़ी को रोग मुक्त करना संभव बनाता है। अब देखिए, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये पूछा जाता है फुल फॉर्म आपके खासकर प्रीलिम्स में। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा एक परियोजना के अंतर्गत छात्रों के जीनोम का अनुक्रमण किया जाएगा। यह काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक योजना बनाई गई है और उस योजना के द्वारा छात्रों के डीएनए सीक्वेंसिंग या जीनोम सीक्वेंसिंग का पता लगाया जाएगा। इसलिए पता लगाया जाएगा कि उनमें कौन सी आनुवांशिक बीमारियां हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी को भी आनुवांशिक बीमारियां ना हो। अब इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का उद्देश्य है जीनोमिक्स की उपयोगिता के बारे में छात्रों को, अगली पीढ़ी को शिक्षित करना। अब इस परियोजना का उद्देश्य समझ लीजिए क्या है कि जो जीनोमिक्स है, उस जीनोमिक्स के बारे में आने वाली पीढ़ी जो छात्रों की है उसको उसके बारे में बताना कि जीनोमिक्स होता क्या है, जीनोमिक्स होता क्या है उसके बारे में जानकारी देना इस योजना का मूल उद्देश्य है। तो आशा करते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, जीनोम सीक्वेंसिंग का महत्व क्या है, और जीनोम सीक्वेंसिंग को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है छात्रों को क्यों जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में बता रहा है, उद्देश्य क्या है, छात्रों को क्यों शिक्षित किया जा रहा है, ये सारी बातें आप सबको क्लियर हो गई होंगी। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जो है इसका जो विशेष तथ्य क्या है, इसका जो विशेष तथ्य यह है कि किसी भी जीव के डीएनए में जो विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम होता है, कोई भी जीव है उस जीव का जो डीएनए होता है उस डीएनए में क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। कोई भी जीव है उस जीव के डीएनए में जीन का अनुक्रम होता है, जीन की एक संरचना होती है, उस जीन के अनुक्रम को जीनोम कहते हैं बेटा। कोई भी
जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों के अनुक्रम को जीनोम कहा जाता है। मतलब किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान जितने भी जीन के अनुक्रम हैं, जीन सीक्वेंस हैं, उन्हें बेटा जीनोम कहा जाता है। यह डेफिनेशन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जीनोम के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभी मैंने बोला है, जीनोम के अध्ययन को जीनोमिक्स कहा जाता है। और आज तक जो मानव जीनोम में जो अनुमानित किया गया है कि अनुमानतः कितने मानव जीनोम हैं, उसमें जीन कितनी संख्या में पाए जाते हैं, तो 80,000 से 1 लाख तक जीन होते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया जीनोम सीक्वेंसिंग। आशा करते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग क्लियर हो गया होगा। कल हमने आपको डीएनए वैक्सीन के बारे में बताया था कि डीएनए वैक्सीन होता क्या है। देखो बेटा, डीएनए वैक्सीन जो है ये एक घोल के माध्यम से अथवा सुई द्वारा त्वचा की कोशिकाओं या मांसपेशियों की कोशिकाओं में इसको प्रवेश कराया जाता है। और इन टीकों का प्रयोग से किसी अनैच्छिक संक्रमण की आशंका भी नहीं रहती है, क्योंकि डीएनए टीके में रोगाणु को पुनः उत्पन्न कर सकने वाले जीन नहीं होते हैं। तो जो डीएनए वैक्सीन होता है, ये मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये टीके परंपरागत टीकों की तुलना में प्रभावशाली और सुरक्षित होने के साथ साथ सस्ते भी होते हैं। तो ऐसे टीके जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, डीएनए टीके बनाए, इनको डीएनए टीके के रूप में जाना जाता है, जिन्हें एक रासायनिक घोल के रूप में शरीर के अंदर प्रविष्ट कराया जाता है। और प्रवेश कराने के बाद इन टीकों के प्रयोग से कोई भी अनैच्छिक संक्रमण होने की आशंका नहीं होती है और टीके में रोगाणु को पुनः उत्पन्न करने की भी क्षमता नहीं होती है। तो डीएनए वैक्सीन एक बेहतरीन वैक्सीन होता है जो हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। बेटा देखिए, मनुष्य में विभिन्न रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के विकास के लिए डीएनए टीके बनाए जाते हैं। यह बात क्लियर हो गया। प्रतिरोधक क्षमता का मतलब होता है इम्यूनिटी पावर को डेवलप करने के लिए डीएनए टीके का निर्माण किया जाता है। यह बात क्लियर। और ये टीके जो होते हैं परंपरागत टीकों की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली और सुरक्षित होते हैं। जो परंपरागत टीके लगाए जाते हैं उन टीकों की तुलना में ये ज्यादा प्रभावशाली भी होते हैं और सुरक्षित भी होते हैं, और साथ ही साथ ये सस्ते भी होते हैं। देख लीजिए, ये सस्ते भी होते हैं डीएनए टीके। क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि इन टीकों में जीवाणु या मृत रोगाणुओं का प्रयोग न करके इनसे प्राप्त किए गए विशेष जीन का उपयोग शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय बनाने के लिए किया जाता है। थोड़ा सा बेटा मैं आपको वैक्सीन कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन बनाया गया है उस वैक्सीन की तरफ आप लोग का निगाह मैं ले जाना चाहता हूं। आप थोड़ा सा उस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा। देखिए, जो वैक्सीन जो बनता है ना, ये वैक्सीन एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है, केमिकल होता है, जो बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है। और ये जो वैक्सीनेशन जो हो रहा है, ये 2 प्रकार का वैक्सीनेशन होता है। एक जो होता है जिसे एक्टिव वैक्सीनेशन कहते हैं और दूसरा जो होता है जिसे इनएक्टिव वैक्सीनेशन कहते हैं। एक्टिव वैक्सीनेशन और इनएक्टिव वैक्सीनेशन में डिफरेंस क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब किसी बॉडी के अंदर जब कोई वैक्सीन इंजेक्ट किया जाता है, जैसे मान लो कोरोना नामक बीमारी है, कोविड-19 हो रहा है, तो कोविड-19 का एक जो डेड वायरस है वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराया जाता है वैक्सीन के माध्यम से। बहुत कम मात्रा में इंजेक्ट कराया जाता है, और वो कम मात्रा में इंजेक्ट कराते हैं तो धीरे धीरे वो क्या करता है हमारा बॉडी उस वायरस के अगेंस्ट हम अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी तैयार होना शुरू हो जाता है। लगभग 14 दिन लगते हैं पूरी की पूरी एंटीबॉडी को तैयार करने में। उसके बाद बेटा जब दूसरा वैक्सीन जो लगता है, इसको एक्टिव वैक्सीन कहते हैं, सक्रिय वैक्सीन, जिसमें डेड वायरस को इंसर्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। इसके बाद बेटा इनएक्टिव वैक्सीन होता है, जिसमें केमिकल्स को बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं। वो केमिकल बॉडी के अंदर जाता है तो उस वायरस के रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को, रिप्रोडक्शन को क्या करता है, रोक देता है। तो वो वायरस की संख्या बढ़ने से रुक जाती है, रिप्रोडक्शन की क्षमता को रोक देता है। वो तो हो गया आपका उस तरह का वैक्सीनेशन। और यहां जो है ये डीएनए वैक्सीन है। डीएनए वैक्सीन बहुत बढ़िया वैक्सीन होता है।
इसमें किसी रोगाणु का डेड पार्ट आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट नहीं करते हैं, उसका डीएनए आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं और वो डीएनए हमारी बॉडी के अंदर जाकर इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है बेटा। तो ऐसे वैक्सीन को ही डीएनए वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। यह बात आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। डीएनए टीका एक घोल के माध्यम से अथवा सुई द्वारा, देखिए डीएनए टीका एक घोल के माध्यम से अथवा सुई द्वारा त्वचा की कोशिकाओं या मांसपेशियों की कोशिकाओं में प्रवेश कराया जाता है। यही मैंने बताया है कि डीएनए का जो टीका है वो बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं और इन टीकों के प्रयोग से किसी अनैच्छिक संक्रमण की आशंका नहीं रहती। जब ये टीके हम प्रयोग करते हैं तो किसी भी अनैच्छिक संक्रमण का मतलब होता है जिसको हम नहीं चाहते हैं, जो संक्रमण हम नहीं चाहते हैं, मतलब जो संक्रमण जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सके, उसके होने की संभावना नहीं होती है। और डीएनए के टीके में रोगाणु को पुनः उत्पन्न कर सकने वाले जीन नहीं होते हैं, इसलिए बॉडी के अंदर वो डेवलप नहीं होते। तो डीएनए वैक्सीन इसीलिए हमारे लिए बहुत बेहतरीन होता है। डीएनए टीकों ने अब ऐसी बीमारियों को भी साध्य बना दिया है जिन्हें अब तक असाध्य माना जाता रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि डीएनए वैक्सीन के माध्यम से हम ऐसी बीमारियों को भी ठीक कर रहे हैं जो बीमारियां आज तक कभी ठीक नहीं हो रही थी। देखिए भाई, इसमें किसी डेड पैथोजेंस को नहीं डालते हैं। इसमें क्या होता है कि हम डीएनए को लेते हैं और वो डीएनए वैक्सीन के माध्यम से बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है बेटा। ठीक है, तो ये डीएनए टीकों ने अब ऐसी बीमारियों को भी साध्य बना दिया है जिन्हें अब तक हम क्या कर रहे थे, असाध्य माना जा रहा था। उदाहरण स्वरूप वैज्ञानिकों ने प्रोटीएज इनहिबिटर, ये ध्यान दीजिएगा, एक प्रोटीएज इनहिबिटर नामक ऐसी दवा की खोज शुरू की है जो एड्स के विषाणुओं को रोगी की कोशिकाओं के साथ संबंध नहीं बनाने देता। बहुत बढ़िया, देखिए कितनी शानदार डिस्कवरी, कितना शानदार खोज हुआ है। प्रोटीएज इनहिबिटर नाम का एक ऐसी दवा खोजी गई है। प्रोटीएज इनहिबिटर, याद रखिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन में, यूपीएससी के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। प्रोटीएज इनहिबिटर बोलते हैं बेटा। प्रोटीएज इनहिबिटर नामक दवा की खोज की गई है जो एड्स के विषाणुओं को रोगी की कोशिकाओं के साथ संबंध नहीं बनाने देती है। एड्स के विषाणुओं को रोगी के कोशिकाओं के साथ संबंध नहीं बनाने देती। ऐसी दवा का नाम है प्रोटीएज इनहिबिटर। इसको याद रखिएगा, प्रोटीएज इनहिबिटर। क्लियर हो गया बेटा? देखिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तब तो नहीं महत्वपूर्ण कहा जा सकता, तब जनरल साइंस महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन यदि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट आपको सफलता ही नहीं दिलाएगा, ये सब्जेक्ट आपको एक बेहतरीन रैंक दिलाएगा। इसलिए इस सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब ये जो पुरानी ढर रहे थे ना, पुरानी चीजें कि हमें जो ह्यूमैनिटीज के ही सब्जेक्ट पढ़कर हम सिर्फ सिलेक्शन पा सकते हैं, तो ये आप धारणा बदल दीजिए। 10 साल का क्वेश्चन पेपर अगर उठाकर देखेंगे तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी इन्वायरमेंट से लगातार 30 to 35 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन ईच एंड एवरी ईयर पूछा गया है। उससे ऊपर की संख्या हो गई है लेकिन उससे नीचे इसकी संख्या नहीं हुई है। और ज्यादातर जो बच्चे जो ह्यूमैनिटीज पे ही अब डिपेंडेंट केवल थे, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ह्यूमैनिटीज को पढ़ना जरूरी नहीं है, उनके साथ साथ जितना ध्यान आप उन विषयों पर देते हैं उतना ही ध्यान आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी देना होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बिना आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। और जो बच्चे ईमानदारी से इसको नहीं पढ़ेंगे तो वो कभी भी, आप जान लीजिए कि ये विषय आपसे हमेशा अछूता रहेगा और इस विषय के कारण ही आपका परिणाम रुकता रहेगा। इसलिए पूरी ईमानदारी से इसको पढ़ते रहिए।
ठीक है। अभी अनीत कुमार पंकज, आप बहुत आगे बढ़ के क्वेश्चन करते हैं। डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2019 करंट का क्वेश्चन है, ये आपको बाद में बताया जाएगा, अभी नहीं बताया जाएगा आपको। अभी जो बताया जा रहा है इसको पहले समझिए बेटा। तो ध्यान से आप सभी लोग जुड़ के ईमानदारी से पढ़ें। अगर वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो आपके लिए बहुत आवश्यक नहीं है ये, तब आप ऐसे समय नुकसान ना करें, वनडे में मैथ और रीजनिंग लगाएं, वो ठीक रहेगा। लेकिन यहां अगर आईएएस पीसीएस की तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये जो प्रोटीएज इनहिबिटर एक दवा तैयार की गई है वैज्ञानिकों के द्वारा, जो एड्स के विषाणुओं को, एड्स के रोगी को, जो एड्स के विषाणु होते हैं, रोगी की कोशिकाओं के साथ संबंध को स्थापित नहीं करने देता, उसको रोक देता है। तो रोक देगा तो जाहिर सी बात है कि वो एड्स रोग से बच जाएगा। तो ये एड्स के रोगियों के लिए तैयार किया गया। आइए अब देखते हैं कि डीएनए टीके के लाभ क्या हैं। देखिए, डीएनए टीके के बहुत सारे लाभ हैं। इन टीकों का ठोस अथवा घोल के रूप में भंडारण किया जा सकता है। पहली चीज, इन टीकों को ठोस अथवा घोल के रूप में भंडारण किया जा सकता है। डीएनए टीके जो होते हैं दीर्घ काल तक प्रभावी रहने वाली प्रतिक्रिया उपलब्ध कराते हैं। डीएनए टीके क्या करते हैं? दीर्घ काल तक प्रभावी रहने वाली प्रतिक्रिया उपलब्ध कराते हैं। जो डीएनए टीके हैं, इस तरह के समस्त टीके एक ही तरह की तकनीक से बनाए जाते हैं और डीएनए टीके अधिक स्थिर व सुरक्षित होते हैं। तो जो डीएनए टीके होते हैं, डीएनए वैक्सीन होते हैं, ये ठोस अथवा घोल के रूप में भंडारण किया जा सकता है। इसे अत्यधिक स्थिर होता है और सुरक्षित होता है। इस तरह के समस्त टीके एक ही तरह की तकनीक से बनाए जा सकते हैं। डीएनए टीके दीर्घ काल तक प्रभावी रहने वाली प्रतिक्रिया उपलब्ध कराते हैं, यानी दीर्घ काल तक के हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए ये बहुत ही बेहतरीन वैक्सीन होता है, इसे डीएनए वैक्सीन कहा जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू खुशबू, स्वेच्छा, उपेंद्र, कृष्णा, छाया, थैंक यू बेटा। अब देखो बेटा, ये तो हो गया डीएनए वैक्सीन की बात। जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि आरएनए हस्तक्षेप या आरएनए इंटरफियरेंस एंड आरएनए आई, ये होता क्या है, इसको थोड़ा समझिएगा। आरएनए हस्तक्षेप, ये आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। आरएनए हस्तक्षेप, ये आरएनए हस्तक्षेप बोला जाता है हिंदी में। इंग्लिश में आरएनए इंटरफियरेंस क्या होता है, और इसको लिखते हैं आरएनए आई से। ठीक है, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, 2 साल पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, 2 साल का 1 साल पहले आया था। यह जो होता है, यह सजीव कोशिकाओं हेतु एक प्रणाली है, सजीव कोशिकाओं के लिए एक प्रणाली है जो यह नियंत्रण करने में सहायता करती है कि कौन से जीन सक्रिय हैं और इनकी संख्या क्या है। ये एक सजीवों की एक प्रणाली है, सजीव कोशिकाओं की, कि जो हमें यह बताती है कि कौन सा जीन बॉडी के अंदर सक्रिय है और इनकी संख्या क्या है। अर्थात यह एक जीन साइलेंसिंग तकनीक है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के माध्यम से लक्षित कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है और उनकी गतिविधियों को बढ़ा या घटा सकता है। यह जीन की जानकारी लेता है और जीन की संख्या कितनी है उसके बारे में पता लगाता है। यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में, लोग नहीं जान रहे थे बेटा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था कि आरएनए हस्तक्षेप है क्या। आरएनए हस्तक्षेप कर रहा है ना। देखिए, हस्तक्षेप का मतलब होता है रोकना। किस चीज को रोकना? प्रोटीन संश्लेषण को रोकना। बिना बताए प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को रोकना आरएनए हस्तक्षेप के द्वारा संभव होता है। यह सजीव कोशिकाओं की एक प्रणाली है बेटा। किसकी प्रणाली है? सजीव कोशिकाओं की,
जो यह नियंत्रण करने में सहायता करती है कि कौन जीन सक्रिय है और इनकी संख्या कोशिकाओं में इनकी संख्या कितनी है, जीन की संख्या कितनी है। अर्थात इसे जीन साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जो क्या करता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाकर यह प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया को रोकता है। आरएनए हस्तक्षेप एक बार और रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिए। यह सजीव कोशिकाओं में होने वाली एक प्रणाली है जो यह नियंत्रण करने में सहायता करता है कि कौन से जीन सक्रिय हैं। नियंत्रण करता है कि कौन से जीन सक्रिय हैं और इनकी संख्या क्या है। यह नियंत्रण करता है कि कौन सा जीन सक्रिय है और इनकी संख्या क्या है। अर्थात यह एक जीन साइलेंसिंग टेक्निक है जो कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के माध्यम से, आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन यहां देखिए यहां डबल स्ट्रैंडेड हो जा रहा है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के माध्यम से जो लक्षित कोशिका होती है, जिस कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होता है, उस लक्षित कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को रोकता है और उनकी गतिविधियों को बढ़ा या घटा सकता है। तो आरएनए इंटरफेरेंस, आशा करते हैं यह बात आप सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट प्रदीप सिंह, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। बहुत सारी चीजें दोनों समयाभाव के नाते दोनों लैंग्वेज में नहीं बताया जा सकता, या तो एक लैंग्वेज में समझिए और एक लैंग्वेज में उसको तैयार कीजिए। कॉन्सेप्ट कीजिए, क्लियर कीजिए बेटा। टर्मिनोलॉजीज बीच बीच में जो दिक्कत हो वो बताया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू छाया गौतम, थैंक यू। चीजें क्लियर हैं। आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है ये क्लियर हो गया। अब देखिए, आरएनए अणुओं के दो छोटे प्रकार, आरएनए अणुओं के जो आरएनए अणु होते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके दो स्मॉल टाइप्स होते हैं। एक होता है जिसे कहा जाता है माइक्रो आरएनए। क्या कहते हैं बेटा? माइक्रो आरएनए। और दूसरा जो होता है उसको लघु आरएनए यानी जी आरएनए कहा जाता है। लघु आरएनए ये हस्तक्षेप के केंद्र में होता है। आरएनए अणुओं के जो आरएनए अणु होते हैं, इनके दो छोटे प्रकार हैं। एक माइक्रो आरएनए है और दूसरा जो है जी आरएनए या लघु आरएनए होता है, जो कहां होता है? जो हस्तक्षेप के केंद्र में होता है। आरएनए हस्तक्षेप के केंद्र में होता है। कोशिकाओं को परजीवी जीनों, वायरस एवं ट्रांसपोजॉन से बचाने में आरएनए हस्तक्षेप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं वो इस लाइन को जरूर समझेंगे। कह रहा है कि कोशिकाओं को पैरासाइट्स के जीन से, परजीवी जीन यानी पैरासाइट, पैरासाइट क्या होता है? जो दूसरे के शरीर में रहता है, दूसरे के शरीर का भोजन ग्रहण करता है और दूसरे उसी शरीर को नुकसान भी पहुंचाता है, यानी पैरासाइट जीन। वायरस, वायरस क्या होता है? वायरस इज द लिंकेज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय इवानोव्स्की। तो वायरस जो है ये कोशिकाओं को पैरासाइट जीन, वायरस और ट्रांसपोजॉन, ये तीनों जो हैं ये शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। इन तीनों को रोकने में आरएनए हस्तक्षेप यानी आरएनए इंटरफेरेंस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आरएनए इंटरफेरेंस क्या करता है? परजीवी जीनों को रोकता है, ट्रांसपोजॉन को रोकता है, वायरस की एक्टिविटी को रोकने में भी मदद करता है। यह बात याद रखिएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए, एक होता है बेटा एंटीसेंस तकनीक। एंटीसेंस तकनीक जो है यह भी यही कार्य करता है। एंटीसेंस तकनीक भी आरएनए इंटरफेरेंस की तरह ही कार्य करता है। यह भी एक जीन साइलेंसिंग टेक्निक है, लेकिन अंतर क्या है? आरएनए इंटरफेरेंस में जो आरएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन के
प्रोटीन संश्लेषण को, लक्षित कोशिका में बनने वाले प्रोटीन को रोकता है। लिसन टू मी केयरफुली, जो आरएनए इंटरफियरेंस है वो लक्षित जो कोशिका है, लक्षित कोशिका मतलब जिसको आपने चुना है, जिस कोशिका को चुना है जहां प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, वहां प्रोटीन के निर्माण को यह रोकता है। कौन? आरएनए इंटरफेरेंस। किसके द्वारा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के द्वारा। इसको जीन साइलेंसिंग टेक्निक कहा जाता है। लेकिन जो एंटीसेंस तकनीक है, एंटीसेंस तकनीक भी यही कार्य करता है, लक्षित कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनकर नहीं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनकर, जो वास्तविक स्वरूप होता है आरएनए का। आरएनए क्या होता है ये तो आप सबको पता होगा ना। आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। एक्सेप्शन इज द रियो वायरस एंड वुंड ट्यूमर वायरस। आरएनए आर 3 टाइप्स: mRNA, tRNA and rRNA. Messenger RNA, transfer RNA and ribosomal RNA. All RNA helps the protein synthesis. All RNA helps in protein synthesis. एक बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। ये पूछा गया क्वेश्चन है, जब डीएनए से डीएनए बनता है, देखो बेटा डीएनए से डीएनए, डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए से डीएनए बनता है तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डुप्लीकेशन। डीएनए जब डीएनए बनाता है तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डुप्लीकेशन। क्लियर? और जब डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस हो, यही प्रोटीन संश्लेषण का प्रोसेस होता है। जब डीएनए से डीएनए बने तो डुप्लीकेशन, जब डीएनए से आरएनए बने तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बने, आरएनए से प्रोटीन बने तो ट्रांसलेशन, और फिर आरएनए डीएनए बना दे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। बहुत शॉर्ट में इस बात को मैंने बता दिया, पूरा का पूरा ये बहुत स्ट्रक्चर इसका बहुत लंबा है, लेकिन आपको इस 4 बातें याद रखिएगा। डीएनए टू डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन एंड आरएनए टू डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की देन है कि जो आरएनए जो जांच हो रही थी अभी कोविड-19 में, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल में कन्वर्ट करके तब जाके उसकी जांच हो रही थी कि आप कोविड-19 पॉजिटिव हैं, कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं है। ठीक है, तो आगे इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। तो ये आपका एंटीसेंस तकनीक होता है। आशा करते हैं कि आज 3 बातें, एक तो हमने बताया जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, दूसरा डीएनए वैक्सीन क्या होता है, तीसरा आरएनए इंटरफियरेंस क्या होता है, चौथा एंटीसेंस टेक्नोलॉजी क्या होता है। ये चारों बातें आप सबकी क्लियर हैं? जरा मुझे बेटा आप लोग ओके करके बताएं, अगर ये चारों क्लियर हो गया हो तो ओके करके कृपया बताएं। थैंक यू यूपीएससी मोटिवेशनल हब, थैंक यू। हाँ, ये बच्चे रेगुलर बच्चे हैं, ये सब बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, लगभग बच्चे ये आप रेगुलर क्लासेस करते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए, तो आशा करते हैं कि अब आगे हम लोग बढ़ें। धन्यवाद आप सभी लोगों को। देखिए बेटा, अब देखो ये जीन होता क्या है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रोमोसोम, लिसन बेटा, क्रोमोसोम जो होता है एक जेनेटिक मटेरियल है। क्रोमोसोम इज मेड अप बाय डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। किससे मिलकर बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। यानी आप कह सकते हैं कि डीएनए गुणसूत्र के ऊपर होता है, गुणसूत्र में पाया जाता है डीएनए, और उस डीएनए में क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। और वही जीन जो होता है माता पिता यानी पेरेंट्स के गुणों को, जो पेरेंट्स के जो जेनेटिक प्रॉपर्टीज होता है, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं, उन हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को ले जाता है बच्चों में। ठीक है,
तो चूंकि क्रोमोसोम, डीएनए और जीन में अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी कौन है, तो आप कहेंगे ना कि सर आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन होती है। कहेंगे, इसीलिए कहेंगे क्योंकि जीन उन जेनेटिक कैरेक्टर, जो हेरिडिटरी कैरेक्टर होता है, उसको लेकर जाता है आने वाली पीढ़ी में। तो जो जीन होता है आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। क्या होता है बेटा? जीन जो होता है ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का, हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज का क्या होता है? वाहक होता है, आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विशिष्ट लक्षणों को पहचानता है। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विशिष्ट लक्षणों को क्या करता है? पहुंचाता है। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विशिष्ट लक्षणों को, जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं, उनको क्या करता है? पहुंचाता है। जीनों का वाहक गुणसूत्र होता है, जो मैंने अभी बताया है, जो कोशिका विभाजन के द्वारा जीन को विभिन्न पीढ़ियों में स्थानांतरित करता है। कोशिका विभाजन क्या होता है? एक प्रश्न ये भी उठता है। थोड़ा सा कोशिका विभाजन पर भी हम लोग डिस्कस कर लें। देखो बेटा, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, वो जो मल्टी सेलुलर सेल होता है, ये सदैव हमेशा विभाजित होती रहती है। एक समय तक उनमें विभाजन की क्रिया होती रहती है। प्लांट्स में विभाजन अलग तरीके से होता है, लेकिन एनिमल में विभाजन की बात की जाए तो अलग तरीके से। देखिए, जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेल डिवीजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर किसी भी जीवित शरीर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, वृद्धि एवं विकास हो रहा है, तो उसका सबसे मुख्य कारण है कि वो उनमें कोशिका विभाजन हो रहा है। अब कोशिका विभाजन जो होता है ये कितने प्रकार का होता है? होता तो बेटा 3 है, लेकिन मुख्य रूप से ये 2 दिए रहते हैं किताबों में। तीसरा कौन सा है? तीसरे को बोला जाता है अमाइटोसिस। अमाइटोसिस मीन्स होता है असूत्री विभाजन, और एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री विभाजन और मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। माइटोसिस और मियोसिस को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अमाइटोसिस होता क्या है। ये जो अमाइटोसिस होता है, ये बेटा सिर्फ ओनली प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। प्रोकैरियोटिक सेल पे मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, और आप लोग पढ़े हुए होंगे बायोलॉजी की क्लास में प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल या किसी भी सेल के अंदर एक लिक्विड लाइक मटेरियल होता है, उसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म। जब ये साइटोप्लाज्म, जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो ये साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए और ये पार्ट अलग हो जाए, ये पार्ट अलग हो जाए, तो ये एक सेल 2 सेल का फॉर्मेशन करते हैं। यानी डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इन प्रोकैरियोटिक सेल इज नोन एज अमाइटोसिस। इट मींस असूत्री विभाजन। प्रोकैरियोटिक सेल में असूत्री विभाजन होता है बेटा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया एकदम। अब आते हैं माइटोसिस। माइटोसिस मीन्स होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन यानी इक्वेशनल डिवीजन होता है। जब सेल के अंदर इक्वेशनल डिवीजन हो, किस सेल में इक्वेशनल डिवीजन होता है? सोमैटिक सेल में। सोमैटिक सेल यानी उन जो गोनाड जो होते हैं, स्पर्म ओवम होते हैं, इनको छोड़ दिया जाए तो बॉडी के जितने भी पार्ट्स में जितने भी सेल होते हैं वो सब क्या होते हैं? सोमैटिक सेल कहलाते हैं। सोमैटिक सेल कंटेन 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम रखते हैं? 46। और 46 क्रोमोसोम रखने वाला सेल सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का सेल बनाए, यानी एक ये 46 बनाए और ये भी 46 क्रोमोसोम वाला सेल फॉर्म करता है। तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर सेल्स में फॉर्मेशन हो रहा है और मदर सेल से 2 डॉटर सेल बन रहे हैं, दोनों डॉटर सेल में 46 हो रहा है, तो दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज नोन एज माइटोसिस। एग्जाम्पल ऑफ माइटोसिस बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया, खासकर पीसीएस लेवल के एग्जामिनेशन में। यूपीएससी में नहीं कहूंगा, पीसीएस लेवल में। वुंड हीलिंग, घाव का भरना। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि वुंड हीलिंग किसका एग्जाम्पल है, इसमें कौन सा घाव जो भरता है किस प्रकार के सेल डिवीजन द्वारा हील होता है, तो जो घाव भरता है ना, ये माइटोसिस के द्वारा भरता है। और मियोसिस का, और देखो एक और एग्जाम्पल बता देता हूं, जो अंगों का पुनर्निर्माण होता है, कोई भी अंग पुनर्विकसित होता है ना,
तो वो भी आपके माइटोसिस या समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। तो दो बातें याद रखना है, आपके कभी पीसीएस दोगे और कभी यहां से क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं पूछा जाएगा। अंगों का पुनर्निर्माण और घावों का भरना, यह हमेशा लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। ये समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। और जो अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस होता है, इसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ, यानी अगर 46 है तो 23 गुणसूत्र वाला सेल्स फॉर्म होता है। तो 23 गुणसूत्र वाला सेल्स फॉर्म हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होगा, यानी रिडक्शनल डिवीजन होगा। मियोसिस दो प्रकार के होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट होता है सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। ये आपको क्या कहते हैं कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस कई पार्ट्स में बटा होता है। यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किस फेज में क्रॉसिंग ओवर या लिंकेज की क्रिया संपन्न होती है। क्रॉसिंग ओवर या लिंकेज वो फेज होता है जिसमें जब दोनों इस क्रोमोसोम जब आपस में फ्यूज करते हैं कोशिका विभाजन में, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूं, तो वो अपने कैरेक्टर्स को, जेनेटिक मटेरियल्स को एक्सचेंज करते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल जहां होता है जिस पॉइंट पे, उसे क्रॉसिंग ओवर के नाम से जाना जाता है। और उस प्रोसेस में जो दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं उसको लिंकेज। ये किस फेज में होता है? वो होता है पैकिटीन स्टेज में। पैकिटीन स्टेज में होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है, पलट कर एक बार क्वेश्चन पेपर जरूर देख लीजिएगा। अब देखो, तो मियोसिस में क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ बनते हैं। यानी अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पूछा जाए, गोनाइड्स का फॉर्मेशन यानी जनन अंगों का, स्पर्म एंड ओवम का निर्माण जो होता है, ये किस सेल डिवीजन के द्वारा होता है? अगर ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपका आंसर होगा मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। ऐसे ही आपको प्लांट्स में जो एंथर्स वगैरह होते हैं, प्लांट्स में जो ओवम होता है, प्लांट्स में, पौधों में, उनका भी फॉर्मेशन आपको मियोसिस के द्वारा होता है। 2015 में मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो परागकण होते हैं, जो एंथर्स होते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है तो किसके द्वारा होता है? कौन से कोशिका विभाजन के द्वारा? तो अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस के द्वारा होता है। तो कोशिका विभाजन, आशा करते हैं कि कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन आप सबको क्लियर हो गया होगा बेटा। ओके, थैंक यू सुमन मोरम, थैंक यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जो मैं कह रहा था कि जिन आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विशिष्ट लक्षणों को पहचानता है, जीनों का वाहक गुणसूत्र होता है जो कोशिका विभाजन के द्वारा जीन को विभिन्न पीढ़ियों में स्थानांतरित करता है। यह आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता रहता है, जिसे जीन या वंशाणु भी कहते हैं। जीन से ही हमारे शरीर के बाह्य भाग जैसे बालों का रंग, आंखों का रंग आदि निर्धारित होता है। जीन के द्वारा ही हमारे शरीर का जो बाह्य भाग होता है, जैसे बालों का रंग, आंखों का रंग आदि निर्धारित होता है। और इसी आधार पर हम लोग पहचानते हैं। जैसे देखते होंगे ना, कभी कभी शादी विवाह में कोई दिखता है तो आपके गांव का कोई या कोई और दिख गया तो आप जैसे देखते ही कहते हैं ना, अरे भाई तो राम नरेश का लड़का है। कैसे राम नरेश का लड़का जानते हैं? कैसे जानते हैं कि बेचारे सुबोध के लड़के हैं? तो सुबोध के लड़के सुबोध की तरह दिखते हैं, इसीलिए सुबोध के लड़के सुबोध की तरह दिखते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं भाई तुम सुबोध के लड़के हो क्या? देखो एकदम हुबहू उसी तरह से दिख रहे हो, आप एकदम फुल के टाइट है कि नहीं? आप एकदम कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि तो हमारे पापा को जानता है। तो कहने का मतलब हमारी है कि बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो चेहरे को देखकर, आंखों को देखकर, बाल को देखकर, ये या कुछ कभी कभी होता है ना, बात करने से भी, बातों की स्टाइल से ही पता चल जाता है कि आप किसके पुत्र हैं। तो पुत्र या पुत्री किसके हैं, ये हमारे जीन के द्वारा उसके बाह्य लक्षण कुछ दिखाई देते हैं, उस आधार पर हमको पता चल जाता है। ठीक है, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, ये आनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता रहता है, जिसे जीन या वंशाणु भी कहते हैं, वंशागत ही कहते हैं। जीन से ही हमारे शरीर के बाह्य भाग जैसे बालों का रंग, आंखों का रंग आदि निर्धारित होते हैं। अब देखिए, इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछा जाता है
जैसे अगर क्वेश्चन आ गया कि सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जॉनसन ने किया था। किसने किया था? जॉनसन ने। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जॉनसन ने किया था। और जीन की खोज अगर पूछ लिया जाए कि जीन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो जीन की खोज मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ठीक है। और सर्वप्रथम जेनेटिक्स, जो जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप घटना चक्र या अरिहंत वगैरह का जो 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए होंगे, वहां पूछा जाएगा कि जेनेटिक्स टर्म वाज गिवन बाय, जेनेटिक्स टर्म वाज गिवन बाय बेटसन। बेटसन। बहुत सारे बच्चे जो साइंस नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को ट्रिक लगा के चले आते हैं। भैया ग्रेगर जॉन मेंडल कहां देखोगे ग्रेगर जॉन मेंडल को? ग्रेगर जॉन मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। दे गिव्स 3 लॉज ऑफ जेनेटिक्स या 3 लॉज ऑफ हेरिडिटी, वो कहा जा सकता है आनुवंशिकता के 3 लॉज दिए थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। तो दैट्स वाई ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ये रीजन है कि उन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। लेकिन जेनेटिक्स टर्म वाज, अगर जेनेटिक्स शब्द पूछा जाएगा तो जेनेटिक्स टर्म वाज गिवन बाय बेटसन। भाई मैंने बताया था ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर आप में किसी का विवाह हुआ और बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चा तो आपने पैदा किया, लेकिन घर का जो छोटा भाई और जो बच्चे का चाचा, वो उसका नाम रख देता है गुल्लू। कौन नाम रखता है? चाचा रख देता है। तो गुल्लू से पूछा जाएगा बेटा तुम्हारा नाम गुल्लू कौन रखा है, तो बताएगा बड़ा होके कि हमारे छोटे वाले चाचा जी ने नाम रखा है। पापा सिर्फ पैदा किए, नाम नहीं रखे हैं। क्लियर हो गया? पापा पैदा किए और नाम चाचा रखे हुए हैं। तो कहने का मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि खोज कोई और करता है और नाम कभी कोई और रख देता है। तो ये जीन हो गया। जेनेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेटसन ने किया था। और गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को, गुणसूत्र में जो पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है, उसे जीन या जीनोम के नाम से जाना जाता है। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं बेटा? जीनोम कहते हैं। यहां तक आशा करते हैं बात समझ में आ गई होगी कि गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने देखा कि जीनोम सीक्वेंसिंग किसे कहते हैं। क्लियर हो गया? जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग का महत्व क्या है यह भी क्लियर हो गया। और साथ ही साथ डीएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन किसे कहते हैं, इस पर हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। डीएनए वैक्सीन के लाभ क्या होते हैं ये हम लोगों ने जाना। आरएनए इंटरफियरेंस, आरएनए हस्तक्षेप क्या होता है, आरएनए हस्तक्षेप का क्या यूजेस हैं, इनके बारे में, महत्व के बारे में जाना। और जीन क्या होता है, जीन के बारे में जाना। और साथ ही साथ एंटी सेंस टेक्नोलॉजी, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज हैं बेटा, ये आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। एंटी सेंस टेक्नोलॉजी जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाला, जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। जीन क्या होता है इसके बारे में जाना। और जीन की खोज किसने किया, इससे संबंधित बातों के बारे में हम लोगों ने समझा। ठीक है, तो यहां तक आप सभी लोग जो भी वाराणसी मंडल से जुड़े हुए हैं अभ्युदय योजना से, आप सभी लोगों को क्लियर हो रहा होगा। क्लियर है ना बेटा? अतुल कुमार, प्राउड फील होता है किस बात के लिए बेटा? बहुत बढ़िया। प्राउड हमेशा फील होना ही चाहिए, लेकिन प्राउड में कभी भी ईगो नहीं होना चाहिए। अरे भाई आरएनए वैक्सीन, जब जो वैक्सीन डीएनए से बना है वो डीएनए वैक्सीन, जो उसमें आरएनए का प्रयोग किया जाए वो आरएनए वैक्सीन होता है। ये विलियम वाटसन कहां से आ गए बेटा? विलियम वाटसन, अरे वाटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए एंड आरएनए, डीएनए मॉडल वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक इन 1953 एंड दे गॉट नोबेल प्राइज इन 1962 बेटा। वो वाटसन एंड क्रिक थे बेटा। अच्छा, इसमें भी कोई विलियम है? अच्छा 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 अच्छा, मुझे नहीं पता था, वो मुझे लगा कि किसी ने प्रश्न किया है। बहुत बहुत नाम रख देते हैं। मैं एक जगह क्लास लेता हूं बेटा, वहां एक बच्चे ने अपना नाम रखा है रेल मंत्री पीयूष गोयल।
तो मैं तो घबरा गया कि रेल मंत्री पीयूष गोयल को क्या जरूरत पड़ गई है यूपीएससी की तैयारी करने की। तो बाद में बताया कि सर रेल मंत्री पीयूष गोयल नहीं, हमारा नाम पीयूष है, हमने आगे रेल मंत्री रख दिया और बाद में गोयल रख दिया। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भैया इसमें कैबिनेट मिनिस्टर प्रधानमंत्री ये लोग आके क्या करेंगे, यहाँ बेरोजगार लोग रोजगार के लिए तैयारी कर रहे हैं और हम जैसे लोग 2 पैसा कमाने के लिए पढ़ा रहे हैं, सेवा भाव दे रहे हैं। अरे क्यों सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाना भाई, ऑफलाइन में हमें नहीं चाहते हैं। अरे ईश्वर से प्रार्थना कीजिए केशव बाबू कि ऑफलाइन जल्दी से शुरू हो जाए। हम लोग आप लोगों का चेहरा देखे हुए काफी दिन हो गया, बच्चों का चेहरा देखना चाहते हैं। नहीं, मैं वाटसन एंड क्रिक के बारे में बता रहा था बेटा। विलियम पटेल जी एकदम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो नाम कोई भी होना चाहिए, नाम के अनुसार एकदम यार आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आ जाऊंगा बनारस, नहीं आ पाएंगे, मैं आ जाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। अब देखो बेटा, कल हमने डिस्कस किया था जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। जेनेटिक इंजीनियरिंग हर इंजीनियरिंग में जीवित जीवों के जीनोम एडिट कर वांछित परिवर्तन, देखो कुल मिलाजुला कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में तमाम आनुवांशिक बीमारियां होती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। और वो जेनेटिक डिसऑर्डर किसके वजह से होते हैं? वो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं हमारे जेनेटिक कोड में कोई ना कोई डिस्टर्बेंसेज आ जाता है, कोई ना कोई चेंजेस आ जाता है। जो हमारा जीनोम सीक्वेंसिंग है उसमें कोई ना कोई चेंजेस आ जाता है, तो उसकी वजह से समस्या होती है। तो रिसर्च हो रहा है क्या कि उन्हीं समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। तो कभी कभी होता नहीं है, जब मोबाइल से आप टाइप करते हैं तो मोबाइल से टाइप करते करते क्या होता है कि लिखना कुछ और लिख कुछ और जाता है। तो फिर जब आप उसको देखते हैं तो देखते हैं भैया यहां लिखना चाहिए था कुछ और लिख क्या कुछ और, मामला गड़बड़ हो जाता है। तो क्या करते हैं, उसको एडिट करते हैं ना, एडिट करके फिर से आप एक सही शब्द का चयन करके उस मोबाइल में आप उसको रखते हैं। वही काम होता है बेटा, जीन जहां गड़बड़ है उस गड़बड़ जीन को हटा देना, एडिट कर देना और एक सही स्वस्थ जीन को उस जगह पर जो वहां जरूरत है जिसकी, उस जगह पे उसको लाकर रख देना, इसी को जीन एडिटिंग कहते हैं। और इसी जीन एडिटिंग की प्रणाली है क्रिस्पर Cas9, जिस पर आगे हम डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये सब बातें जो हैं, जो जीनोम एडिटिंग की बातें होती हैं, जीनोम को एडिट करने की बात हो रही है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ये सब कहां किस में आता है? ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। क्रिस्प देखो, हर इंजीनियरिंग में जीवित जीवों के जीनोम एडिट कर वांछित परिवर्तन किया जाता है। वांछित परिवर्तन का मतलब होता है अपने इच्छानुसार जो चेंजेस हम करते हैं जो उसके जीनोम में, उसे वांछित परिवर्तन कहते हैं। और वांछित परिवर्तन किया जाता है क्रिस्पर तकनीक। अब क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जो है एक प्रमुख जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है वो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है? ये जीन एडिटिंग से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है जिसमें Cas9 एंजाइम द्वारा डीएनए के उस हिस्से को काटा जाता है जो बीमारी से प्रभावित है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। देखो क्रिस्पर Cas9 पूरा नाम बोला जाता है। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था एग्जामिनेशन में बेटा। क्रिस्पर जो होता है ये एक प्रकार का जीनोम एडिटिंग करने वाली एक टेक्नोलॉजी है जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसमें जो Cas9 है वो एक एंजाइम है जो सीजर की तरह, कैंची की तरह काम करता है। डीएनए के उस हिस्से को काटता है जिस हिस्से में कोई ना कोई बीमारी है। जिस हिस्से में बीमारी है उस हिस्से को काट दिया जाता है जो बीमारी से प्रभावित है। तो ये जीन एडिटिंग करने की एक तकनीक है, ये जिसके अंतर्गत ये सारे कार्य संपन्न होते हैं उसे कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। बात समझ में आ गया? अभी पूरा डिटेल में इस पर क्रिस्पर Cas9 को हम लोग पढ़ेंगे। अन्य तकनीकों के विपरीत इसमें प्रभावित जीन के स्रोत को ही हटा दिया जाता है। जो अन्य तकनीक होता है ना, उसके विपरीत इसमें जो प्रभावित जीन है जिसकी वजह से बीमारी फैल रहा है उसी जीन को हटा दिया जाता है। तो अब देखो, इसको जीन थेरेपी से भी जोड़कर देख सकते हैं बेटा। थोड़ा सा देखो, आजकल क्या है ना कि एनालिटिकल क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इसको जीन थेरेपी से भी लेकर देखा जा सकता है। जीन थेरेपी क्या कहता है
जीन थेरेपी मैंने बताया था कि जीन चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा होती है जिसमें आनुवांशिक बीमारियों को ठीक किया जाता है, यानी असाध्य रोगों को ठीक किया जाता है। जेनेटिक डिजीजेस क्या होते हैं, जीन में डिस्टर्बेंसेज होते हैं तो जेनेटिक डिजीजेस होते हैं। और जीन थेरेपी जो होता है ये बेटा ये दो मेथड के द्वारा ठीक किया जाता है। एक होता है सोमैटिक जीन थेरेपी, एक होता है जर्म लाइन जीन थेरेपी। सोमैटिक जीन थेरेपी जो होता है वो सोमैटिक सेल्स में जो जीन डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं उन जीन को या तो हटा दिया जाए, या तो जीन में मरम्मत कर दिया जाए, या एक्सचेंज करके उसमें नया जीन डाल दिया जाए। तो दिस इज द सोमैटिक जीन थेरेपी। इससे क्या होगा कि बहुत सारी आनुवांशिक बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। जर्म लाइन जीन थेरेपी क्या होता है, जर्म लाइन जीन थेरेपी जैसे मान लो कि मां के गर्भ में जो बच्चा पलता है उसको एम्ब्रियो कहा जाता है, भ्रूण कहा जाता है। और हमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पता चल जाए कि इस बच्चे के इस पर्टिकुलर ये जीन जो है ये आगे चल के जेनेटिक डिसऑर्डर को कॉज कर सकता है, तो क्यों ना एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही उस जीन को हटा दिया जाए वहां से। तो हटा दिया जाएगा तो एक उस बच्चे को नहीं होगा और उस बच्चे के आने वाली पीढ़ी को भी जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होगा। तो यही जो टेक्निक अपनाई जाती है जीन थेरेपी की, तो जीन थेरेपी की जो टेक्निक अपनाई जाती है ये इसी द्वारा, ये क्रिस्पर Cas9 के द्वारा ही असाध्य बीमारियों का इलाज किया जाता है, इसी तकनीक के द्वारा। इस प्रक्रिया में जो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है के द्वारा संबंधित डीएनए से अवांछित डीएनए जीन को हटाया जाता है तथा लाइगेज एंजाइम द्वारा उसी डीएनए में वांछित जीन को जोड़ा जाता है। यह तकनीक डीएनए पुनः संयोजन टेक्निक कहलाती है। अब देखो बेटा, जीन एडिटिंग जो होता है क्रिस्पर Cas9 वाला हो गया। Cas9 क्या करता है, Cas9 एक एंजाइम है, वो कट करता है डीएनए के उस पार्ट को जिस पार्ट के द्वारा कोई बीमारी उत्पन्न होती है, और फिर उस पार्ट में कोई ना कोई जो उचित जीन होता है उसको लाकर जोड़ दिया जाता है। और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो कल मैंने बताया था, उसमें बताया था कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो कैंची होता है, सीजर होता है, वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है। वो पर्टिकुलर एक साइट पे उसको कट करता है, कट करके क्या करता है उसमें डिजायर्ड जीन जो अपने जो हमारे जो इच्छित जो डीएनए है, डीएनए का पार्ट अपनी इच्छा वाला उसमें जोड़ दिया जाता है। जोड़ने में जो एंजाइम उसमें मदद करता है उसको डीएनए लाइगेज के नाम से जाना जाता है। तो डीएनए लाइगेज जोड़ता है और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको कट करता है। तो इस तरह से डीएनए में अवांछित जीन को हटाया जाता है और वांछित जीन को लाकर जोड़ा जाता है लाइगेज की मदद से। तो यह तकनीकी डीएनए पुनः संयोजन तकनीकी या डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये सारी सब कुछ किसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, ये सब बातें हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। यही बताना चाह रहा हूं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में अगर पूछा जाए तो आप ये सब बातों की चर्चा करेंगे ना, क्रिस्पर Cas9 क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आप जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कर सकते हैं, डीएनए वैक्सीन की बात कर सकते हैं, आरएनए इंटरफियरेंस की बात कर सकते हैं। ये सब किसके अंतर्गत है, ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग की देन है। जेनेटिक इंजीनियरिंग करता क्या है, वो जो आनुवांशिक, जो मैंने कहा ना जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम होता है एक तो आनुवांशिक बीमारियों को ठीक करना, जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक करना, और आनुवांशिक लक्षणों में अपनी इच्छानुसार चेंजेस करना। ये जिसके द्वारा संभव होता है, जिस विषय के द्वारा, उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। हिंदी में आनुवांशिक अभियांत्रिकी के नाम से उसे जाना जाता है। क्लियर हो गया बेटा? अब देखो, इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस तकनीकी से इच्छित जीन को दूसरे जीव में डालकर उसमें मनचाही विशेषता प्राप्त की जा सकती है, यही बताना चाह रहा हूं। इस प्रकार से बना जो जंतु होता है जिसमें मनचाहा पौधा प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जंतु और पौधों को ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक एनिमल के नाम से जाना जाता है। ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। और जो यह तकनीकी है, जैव प्रौद्योगिकी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है, जिसकी वजह से हम कोई भी प्लांट तैयार करते हैं, कोई भी एनिमल तैयार करते हैं, ये तकनीकी जो है ट्रांसजेनिक प्लांट और ट्रांसजेनिक एनिमल वाली, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया है। प्लांट्स के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और प्लांट्स के अंदर जो है क्या कहते हैं कि ताकत बढ़ा देता है, उत्पादन क्षमता बढ़ा देता है। उसी तरीके से जंतुओं में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और जंतुओं से जो उत्पादक पदार्थ निकलते हैं, जो उत्पाद निकलते हैं, उसको बढ़ाने में मदद करता है ये। तो यह तकनीकी जैव प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी परिवर्तन है। इसका उपयोग किन किन क्षेत्रों में करते हैं? कृषि में करते हैं, पशुपालन में करते हैं, पर्यावरण संरक्षण में करते हैं,
चिकित्सा आदि क्षेत्र में हो रहा है। तो इस तकनीकी का उपयोग कहां कहां हो रहा है? कृषि में, पशुपालन में, पर्यावरण संरक्षण और चिकित्सा आदि क्षेत्रों में हो रहा है। और यह तकनीकी अधिक प्रभावी, अधिक सफलता की संभावना से युक्त तथा अधिक नियंत्रित तकनीक है, यह भी क्लियर है। परंतु इसकी कुछ सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं? परिवर्तनों को मानव समुदाय के द्वारा अस्वीकार करने की संभावना। अभी भी हमारे देश में बहुत सारी परंपरागत चीजें चल रही हैं, बहुत सारी रूढ़िवादिता हैं। अगर कोई चीज परिवर्तित हुआ, मानव शरीर में अगर कोई परिवर्तन हुआ तो उसको समाज स्वीकारेगा नहीं। तो ये एक संभावना बनती है कि परिवर्तनों को मानव समुदाय के द्वारा अस्वीकार करने की संभावना। परिवर्तनों के पर्यावरणीय अनुकूलन की समस्या। जो परिवर्तन हो रहा है, क्या जरूरी है कि यह परिवर्तन जो हो रहा है पर्यावरण के प्रति अनुकूल हो? यह भी एक समस्या है। तो ये समस्या जो है, ये उपयुक्त सीमाओं के बाद भी, इन समस्याओं के बाद भी यह तकनीक जो है जैव प्रौद्योगिकी का आधार बनी हुई है। इन सब समस्याओं के बाद भी जो यह तकनीक है, यह जैव प्रौद्योगिकी का एक आधार बना हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये पता है कि अगर मान लीजिए कोई नया परिवर्तन हुआ तो उससे क्या होगा कि मानव समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए क्लोन की ही बात कर लें, हम क्लोन की ही बात कर लें कि अगर किसी भी जीव का सेम कॉपी अगर प्रिपेयर कर लिया जा रहा है, मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम है, तो मानव समाज अगर मान लीजिए उसको कहां स्वीकार करेगा? कौन अपनी बेटी की शादी या बेटा की शादी उससे करेगा? जानकारी हो जाएगा कि ये क्लोन है तो एक वैसे ही उससे दूरी बना लेगा। अभी भी ऐसी रूढ़िवादिता है, वो समस्त वो कार्य संपन्न कर सकता है, एक साधारण मनुष्य जो संपन्न करता है वो सारे वो कार्य कर सकता है, लेकिन क्लोन इसीलिए नहीं बनाएगा। और दूसरा, क्लोन बना लिया गया तो उसका मिसयूज हो सकता है, कहीं आतंकवादी गतिविधियों में अगर लिप्त हो जाए तो पता चलेगा कि वो बड़े बड़े हादसे कर देगा, किसी भी देश के लिए बहुत खतरा हो जाएगा। तो ये सब जो होता है, ये सब समस्या का कारण बन रहा है। लेकिन इन सब समस्याओं के कारण बाद भी ये तकनीकी जो है, ये फिर भी जैव तकनीकी जो है, ये आज का जैव प्रौद्योगिकी का आधार बना हुआ है। जैव प्रौद्योगिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग आज भी जैव प्रौद्योगिकी का आधार बना हुआ है। आशा करते हैं यहां तक बात समझ में आया होगा। जरा पानी दीजिए। तो बातें समझ में आ रही है ना बेटा? जंक डीएनए धीरज, जंक मतलब क्या होता है? कबाड़। जो डीएनए कबाड़ हो उसे कहा जाता है जंक डीएनए। यही सब यार, ये सब तो क्लियर है एकदम। जंक डीएनए जो एकदम बेकार हो। बहुत सारे रीजन थे प्रदीप जी, इसीलिए उसको हिंदी में अरेंज किया गया है। इसी चक्कर में मत पड़े रहिए बेटा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए ना। हिंदी इंग्लिश की बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में, कोई लेकर पढ़ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो वो सब पढ़ने में मजा आएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं बेटा प्रदीप जी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर हमसे आप पर्सनली हेल्प ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब थोड़ा ऑफलाइन स्टार्ट हो या थोड़ा मौसम सही हो, कोविड वगैरह समाप्त हो, तो फिर मैं जब बनारस आऊँगा तो आप सब लोगों से मुलाकात करूँगा। किसी भी तरह की समस्या होगी, चाहे इंग्लिश हिंदी, किसी भी टॉपिक पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो हमसे ज़रूर आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा। मेजॉरिटी को देखकर काम किया जाता है ना बेटा। क्लियर है? क्लियर है आप सभी लोगों का बेटा?
चलिए, कोई भी नोट्स तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा अनीत कुमार पंकज जी, जब आप ईमानदारी से पढ़ेंगे बेटा। दुनिया भर के नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो अनीत कुमार पंकज, चाहे वो कोई भी हो जिनका नाम आपने लिया है, वो सारे के सारे धूमिल हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और कोशिश कीजिए कि नोटबुक को पढ़िए और द हिंदू न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू न्यूज़पेपर में एक दिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा एक पेज आता है, उस पेज को पूरा लाइन टू लाइन आप प्रिपेयर कर लीजिए। उससे रिलेटेड जितने भी आपके मटेरियल उससे मिल रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसको खुद नोट करके खुद पढ़िए। दूसरे का बनाया हुआ नोट्स बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होता है, वो लेंदी हो जाता है। खुद का बनाया हुआ नोट्स आपको सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा बेटा, इसलिए खुद के नोट्स पर विश्वास कीजिए। हम अध्यापक सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी दुनिया भर के नोट्स पड़े हुए हैं, कभी कहीं से आ जाता है, कभी कहीं से आ जाता है। कौन कौन सा नोट्स पढ़ेगा? एक किताब को प्रेफर कीजिए और 10 साल का क्वेश्चन पेपर लीजिए, सॉल्व्ड प्रीलिम्स का और अनसॉल्व्ड मेंस का, उसको सॉल्व करना शुरू करिए, ठीक है। सिलेक्शन हो जाएगा आप सभी लोगों का। अच्छा, मैं आज कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, सभी लोग तैयार हो? आगे बढ़ते हैं। रोहन चौधरी, देखो बेटा, कोई भी मार्केट में कोई भी एक बुक हो, चाहे वो किसी भी राइटर की बुक हो, उस बुक को बेटा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ले लो, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं बेटा, वो आपके करंट के क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर से, वो मैं आपको कराऊंगा। धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस भी मैं दे रहा हूं बीच बीच में, जैसे अभी मैं बता रहा हूं आपको चीजें, तो वो आपको 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर सॉल्व करिए। और द हिंदू न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए रोहन बेटा। द हिंदू न्यूज़पेपर में एक दिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा मटेरियल आता है। साइंस एंड टेक और इकोलॉजी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कहीं भी आपको कोई भी प्रोडक्ट मिले, कोई भी मटेरियल मिले, उसको द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से उसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप 2022 में एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हमेशा 1 से 1.5 साल पहले का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए बेटा। क्लियर हो गया? हाँ, मैं जो बता रहा हूं उसको तो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, वो बहुत बेस्ट है। हाँ, गुड अनित कुमार पंकज, बहुत बढ़िया, सही है। हिंदी मीडियम में न्यूज़पेपर बेटा, कोई भी न्यूज़पेपर, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, कोई भी लेकर पढ़ सकते हो, लेकिन उसके साथ एक मैगजीन अवश्य ले लो, जिससे आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो करंट अफेयर्स वगैरह आता है वो आप अच्छे से देख सकें बेटा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आप लोगों को जीन थेरेपी के बारे में बताया है कि जीन चिकित्सा के अंतर्गत किसी खराब या अनियंत्रित जीन को जो वंशानुगत बीमारी का संभावित कारण है, उसे हटाकर उसकी जगह किसी स्वस्थ जीन को प्रतिस्थापित किया जाता है। मैंने बताया था ना, जीन थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें क्या होता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक किया जाता है। जो जीन में जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उन जीन में डिस्टर्बेंसेस को हटाते हैं। तो जीन थेरेपी के 2 टाइप हैं।
एक होता है जिसको सोमैटिक जीन थेरेपी कहते हैं और एक होता है जिसको जर्म लाइन जीन थेरेपी कहते हैं। सोमैटिक जीन थेरेपी जो होता है बॉडी के किसी भी सेल्स में उस जीन को सर्च करना और यह पता लगाना कि कौन सा जीन डिस्टर्ब कर रहा है, कौन सा जीन जेनेटिक डिसऑर्डर का कारण है, उसको वहां से हटा देना और वहां एक नया जीन लाकर डाल देना। तो जिस टेक्निक के द्वारा वो पॉसिबल है उसे जीन थेरेपी कहा जाता है और उस प्रोसेस को सोमैटिक जीन थेरेपी कहते हैं बेटा। और दूसरा है जर्म लाइन जीन थेरेपी। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब भ्रूणीय अवस्था में, मां के गर्भ में जो बच्चा जो पलता है उसको एम्ब्रियो कहते हैं बेटा। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हमें यह पता चल जाए कि कौन सा जीन जेनेटिक डिसऑर्डर का कारण है, तो हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही उस जीन को वहां से क्या करते हैं, निकाल देते हैं, हटा देते हैं। और हटाकर वहां एक स्वस्थ जीन डाल दें या उसको हटा दें तो आने वाली पीढ़ी को भी, आने वाली जनरेशन को भी वो डिजीज नहीं होगा और वो बच्चा भी उस जेनेटिक डिसऑर्डर से क्योर हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस अपनाया जाता है ना, जो जेनेटिक डिसऑर्डर को क्योर करने का जो प्रोसेस है, उसी को बेटा जेनेटिक जीन थेरेपी या जीन चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। जीन चिकित्सा जो होता है, जीन चिकित्सा के अंतर्गत किसी खराब या अनियंत्रित जीन को वंशानुगत बीमारियों के का संभावित कारण हो, उसे हटाकर उसकी जगह किसी स्वस्थ जीन को प्रतिस्थापित किया जाता है। उसे जीन चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में 5000 से अधिक एकल जीन म्यूटेशन, सिंगल जीन म्यूटेशन से उत्पन्न बीमारियों जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस एक बीमारी है बेटा, सिकल सेल एनीमिया ये भी एक डिजीज है जिसमें आरबीसी क्या होता है, आरबीसी सिकल सेप्ड हो जाता है। सिकल सेप्ड हो जाएगा, हीमोग्लोबिन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अगर समय पर इसका इलाज नहीं हुआ तो इंसान की डेथ भी हो जाती है। तो सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हंटर सिंड्रोम एक डिजीज है, हीमोफीलिया विटामिन के की कमी हो जाती है। हीमोफीलिया डिजीज में विटामिन के की कमी हो जाती है जिससे क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता। यानी एक बार अगर कहीं कट गया तो जो ब्लड होता है वो परमानेंट वो निकलता रहता है और तब तक निकलता रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा ब्लड बाहर न निकल जाए शरीर से। अगर ट्रीटमेंट करा दिया जाए, अगर इसे चिकित्सकीय सुविधा अगर प्रदान किया जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। तो हीमोफीलिया एक डिजीज है जिसमें विटामिन के की कमी होती है। इनमें क्या होता है, एकल जीन म्यूटेशंस के द्वारा ये बीमारियां हैं, सिंगल जीन म्यूटेशन के द्वारा ये बीमारी उत्पन्न होती है और इससे लोग पीड़ित होते हैं बेटा। इसके अलावा कई अन्य विसंगतियां जैसे कैंसर, ब्लड प्रेशर, एथेरोस्क्लेरोसिस तथा दिमागी बीमारियां आदि भी आनुवंशिकता पर आधारित हो सकती हैं। ये भी आनुवंशिकता पर आधारित हो सकती है, आनुवंशिक बीमारियां नहीं होती, उस पर आधारित हो सकती हैं। तो इनको भी ठीक करने की प्रक्रिया जीन थेरेपी के द्वारा खोजा जा रहा है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, देखो बेटा, इसमें जो सोमैटिक जीन थेरेपी होता है इसमें वायरस को इंसर्ट करके जीन की मरम्मत, जीन को एक्सचेंज वगैरह किया जाता है। देखो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में एडिनो वायरस एक होता है जो वेक्टर होता है, एडिनो वायरस का प्रयोग करके चिकित्सा की जाती है। जो मैंने कहा ना कि इस प्रोसेस में जो सोमैटिक जीन थेरेपी होता है इसमें एडिनो वायरस को इंसर्ट किया जाता है बॉडी के अंदर और तब जाके चिकित्सा की जाती है। एडिनो वायरस जो होता है वेक्टर, एक नया जीन डाला जाता है एडिनो वायरस वाहक में। जो एडिनो वायरस जो होता है वेक्टर में एक नया जीन डालते हैं जिसका उपयोग संशोधित डीएनए को मानव कोशिका में प्रवेश कराने के लिए किया जाता है। 1999 में एक जीन चिकित्सा परीक्षण में भाग लेने वाली एरिजोना की एक किशोरी की मृत्यु के बाद एडिनो वायरस वेक्टर की सुरक्षा के बारे में चिंताएं जताई गई थी। तब से एडिनो वायरस वाहक के उपयोग में वायरस के आनुवांशिक रूप में अपंग रूपों पर जोर दिया गया है। एक बार इसी एडिनो वायरस में जीन डालकर बॉडी के अंदर इंसर्ट किया गया था कि उस आनुवांशिक बीमारी को वो ठीक कर दे, लेकिन हुआ क्या कि एक किशोरी की इससे मौत हो गई, एक बच्ची की इससे मौत हो गई जो एरिजोना की एक बच्ची थी जिसका मृत्यु हो गया और एडिनो वायरस वेक्टर पर शंका होने लगा।
तो एडिनोवायरस वाहक का उपयोग जो है वायरस के आनुवांशिक रूप से अपंग रूपों पर किया जाता है। शरीर में प्राणघातक कोशिकाओं की उत्पत्ति जो होती है दो प्रकार के जीनों के कारण, जीन म्यूटेशन के कारण होती है। जो प्राणघातक कोशिकाओं की उत्पत्ति जो होती है मैलिग्नेंट सेल्स की, दो प्रकार के जीनों में म्यूटेशन के कारण होती है। वो दो प्रकार के जीन क्या है बेटा, उसका नाम जान लीजिए। एक जो है जिसको बोला जाता है ऑन्कोजिन्स और दूसरे को बोला जाता है ट्यूमर सप्रेसर जीन। इनकी वजह से प्राणघातक कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। अब प्रश्न ये उठता है, एक जगह मैंने देखिए ये लिखा हुआ है म्यूटेशन। ये म्यूटेशन क्या है? आजकल बहुत सुन रहे होंगे कि कोरोना अपने म्यूटेंट चेंज कर दे रहा है। म्यूटेशन होता क्या है? म्यूटेशन का मतलब होता है बेटा सडन चेंज इन हेरिटेबल कैरेक्टर। मतलब कि अचानक अपनी आनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन जब होता है, अचानक अपने आनुवांशिक लक्षणों में होने वाला परिवर्तन, अचानक आनुवांशिक लक्षणों में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। एंड म्यूटेशन आर टू टाइप। म्यूटेशन कितने प्रकार का होता है? एक होता है पॉइंट म्यूटेशन और एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब थोड़ा और समझिए, आपको और थोड़ा क्लियर करता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये डीएनए है, इस पर एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन, ये पूरा का पूरा लगा हुआ है। डिलीशन ऑफ द बेसेस और एडिशन ऑफ द बेसेस, या तो डिलीट हो जाए कोई बेस, या तो कोई बेस अपने आप ऐड हो जाए, या तो कोई क्षार डिलीट हो जाए, या तो कोई बेस वहां जाकर अपने आप जुड़ जाए। तो अपने आप जब जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा का पूरा जो डीएनए का जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब होगा ही होगा। तो ये सडन चेंज इन हेरिटेबल कैरेक्टर इज नोन एज म्यूटेशन, इसी को उत्परिवर्तन कहते हैं। एंड म्यूटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय सर ह्यूगो डिब्रीज। म्यूटेशन किसके द्वारा खोजा गया? ह्यूगो डिब्रीज के द्वारा। ये बहुत बार ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है बेटा। तो जीन चिकित्सा क्या होता है? अब देखो, जो जीन थेरेपी होती है ये इसके निम्न चरण होते हैं। पहला, जीन थेरेपी के निम्न चरण होते हैं। जीन को अलग करना और उनकी क्लोनिंग करना, जीन का विलगन एवं क्लोनिंग करना। पहला आइसोलेट करते हैं जीन को और फिर उसकी क्लोनिंग की जाती है। क्लोनिंग क्या होता है? सेम कॉपी ऑफ द किसी भी प्रोडक्ट का सेम कॉपी प्रिपेयर करना, क्लोनिंग हो गया। आइसोलेट करना यानी निकालना, तो जीन को निकालते हैं और उनकी क्लोनिंग करते हैं, पहला प्रोसेस। दूसरा, आनुवांशिक रोग उत्पन्न करने वाले जीन की पहचान करते हैं। अब जो जीन आनुवांशिक रोग उत्पन्न करता है उसकी पहचान किया जाता है और फिर उस पर जीन थेरेपी की उपयुक्त विधि लगाकर उस आनुवांशिक रोग को ठीक किया जाता है। तो जो जीन चिकित्सा होता है उसके अंतर्गत 3 विधियों को प्रयोग में लाया जाता है। कितने विधियों को प्रयोग में लाया जाता है? 3 विधियों को प्रयोग में लाया जाता है। पहला है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि उनको मरम्मत करके, उनको क्या कहते हैं, अलग करके या उनको एक्सचेंज करके, तो ऐसे ही है। तो जो जीन थेरेपी है उसको 3 विधियों में देखा जाता है। एक होता है बेटा जीन रिप्लेसमेंट के द्वारा, यानी जो विकृत जीन है उस स्थान पर कोई स्वस्थ जीन प्रतिस्थापित कर दिया जाए। जो खराब जीन है उस स्थान पर अगर कोई हेल्दी जीन डाल दिया जाए तो जीन रिप्लेसमेंट कहलाता है बेटा। वो जीन रिप्लेसमेंट के द्वारा हम आनुवांशिक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। जीन ऑगमेंटेशन, विकृत जीन के साथ एक पूरी तरह से कार्य करने वाला जीन डाल दिया जाए। जो विकृत बीमार जीन है उसी के साथ एक बहुत बढ़िया कार्य करने वाला जीन डाल दिया जाए जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए विकारों को दूर कर देता है। क्या करेगा? वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए उस जो समस्या है उसको दूर कर देगा। तो इस प्रोसेस को जीन ऑगमेंटेशन कहा जाता है। और एक और जीन इंप्रूवमेंट होता है, जीन में आए आणविक विकारों को थोड़ा परिवर्तित करके उसे ठीक किया जाता है। यानी जैसे मान लीजिए कि आप अपने कार को गैराज में लेकर गए, तो गैराज में लेकर गए, मैकेनिक उसे देखता है। अगर मैकेनिक को लगा कि ये पार्ट एक्सचेंज करना चाहिए, एक्सचेंज करके नया लगाना चाहिए, तभी तो एक्सचेंज करेगा और नया जोड़ेगा। यह भी हो सकता है कि उस पार्ट के जगह पे कोई दूसरा और एक पार्ट लगा दे जो उसका काम करना शुरू कर दे, उससे बढ़िया काम करना शुरू कर दे, पुराने पार्ट से बढ़िया काम करना शुरू कर दे वो। और यह भी हो सकता है कि भैया
अगर मान लीजिए छोटा मोटा कहीं खरोच वरोच है, छोटा मोटा चोट उसमें समस्या है, तो उसे मरम्मत करके ठीक कर दिया जाए। तो यही होता है भैया जीन थेरेपी में। जीन थेरेपी में या तो जीन को रिप्लेस कर दो पूरा का पूरा और वहां नया जीन डाल दो, या जो खराब जीन है उसके साथ एक उससे बहुत ज्यादा बेहतरीन जीन डाल दो जो उन विकारों को ठीक कर सके, या अगर जीन में थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम है तो उसकी मरम्मत करके उसको ठीक किया जाए। तो ये 3 तरह का प्रोसेस होता है बेटा, जीन रिप्लेसमेंट, जीन ऑगमेंटेशन और जीन इंप्रूवमेंट। तो इसके द्वारा जीन चिकित्सा की जाती है। अब जीन चिकित्सा के लिए रोगों का चुनाव कैसे करते हैं? सिलेक्शन ऑफ डिजीज फॉर जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के लिए रोगों को निम्न आधार पर चुनते हैं। किस आधार पर चुनते हैं? पहला, जीन का नियमन करके, जीन बहुत परिशुद्ध न हो, रोग प्राणघातक हो तब चुना जाता है, जीन को कोशिका में पहुंचाने की युक्ति विकसित हो चुकी हो, जीन को कोशिका में पहुंचाने की युक्ति विकसित हो गई हो तभी ये जीन थेरेपी करते हैं। जीन चिकित्सा के जो प्रकार हैं वो अलग अलग है, जीन चिकित्सा के प्रकार जो हैं अलग अलग हैं। जीन थेरेपी, जीन चिकित्सा के 2 प्रकार हैं। मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि एक होता है जर्म लाइन जीन थेरेपी, जिसको आप लोग क्लियर हो चुका होगा, और दूसरा जो होता है वो है सोमैटिक जीन थेरेपी। सोमैटिक जीन थेरेपी होता है जिसको सोमैटिक जीन थेरेपी के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों बातें मैंने आप लोगों को बताई है, जर्म लाइन जीन थेरेपी क्या होता है और सोमैटिक जीन थेरेपी क्या होता है। जर्म लाइन जीन थेरेपी मैंने बताया था कि जब ह्यूमन का जो एम्ब्रियो है वहां से जीन को हटा दिया जाता है और जीन को हटाकर उसको स्वस्थ एम्ब्रियो छोड़ा जाता है, तो एम्ब्रियो स्वस्थ होकर आएगा जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो, और उससे पैदा होने वाला बच्चा हेल्दी होगा। और सोमैटिक में सोमैटिक पार्ट से जीन की रिप्लेसमेंट, जीन का ऑगमेंटेशन और जीन का मरम्मत करके उसको ठीक किया जाता है। यही डिफरेंसेज होता है, यही जीन थेरेपी होता है बेटा। कायिक कोशिकाओं में सोमैटिक जीन थेरेपी, यही जो मैंने आपको अभी समझाया था। अब जीन चिकित्सा के लाभ क्या हैं? देखो, जीन चिकित्सा के बहुत सारे लाभ हैं बेटा। जैसे जीन चिकित्सा के लाभ क्या है? पार्किंसन रोग होता है, एक रोग होता है पार्किंसन, उस रोग का उपचार किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान द्वारा मेटास्टैटिक मेलानोमा का उपचार किया जाएगा। एक रोग होता है हंटिंगटन रोग, इसका उपचार किया जाएगा। माइलॉइड कोशिकाओं को प्रभावित करने वाले रोगों का उपचार किया जाएगा। थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और कैंसर के कुछ प्रकारों का उपचार किया जाएगा। व्यक्ति में रोग के लक्षण दिखने के पूर्व उसकी रोकथाम की जा सकती है। चूहिया में सिकल सेल एनीमिया का सफलतापूर्वक उपचार किया गया है। सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी या बबल बॉय रोग होता है, इसके उपचार में इसका उपचार 2002 में किया गया जीन थेरेपी के द्वारा। रोग उपचारों की नई विधियों का पता लगाने में उपयोगी है। तो इतने सारे सेक्टर हैं जिसमें हम जीन थेरेपी की हेल्प लेते हैं, जीन थेरेपी की मदद लेते हैं बेटा। तो ये बातें जो मैंने आज आपको बताई, क्या क्या बताया? आज हमने बताया आप लोगों को कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, जीनोम सीक्वेंसिंग का महत्व क्या है, डीएनए वैक्सीन क्या होता है, डीएनए वैक्सीन का महत्व क्या है। साथ ही साथ डीएनए वैक्सीन के साथ साथ हम लोगों ने आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए हस्तक्षेप के बारे में पढ़ा। आरएनए हस्तक्षेप के साथ एंटीसेंस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम लोगों ने जीन क्या होता है, जीन के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। और जीन क्या होता है जानकारी प्राप्त करने के बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या बातें सामने आती हैं, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन। क्रिस्पर Cas9 के बारे में हम लोग डिस्कस किए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में जाने। और उसके पश्चात हम लोगों ने जो जीन चिकित्सा होता है, जीन थेरेपी होती है, ये क्या होता है और कितने प्रकार का होता है और इसके क्या लाभ हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। आशा करते हैं कि अभी जो मैंने आपको बताया है ये सारे के सारे टॉपिक आप सभी लोगों को क्लियर हुए होंगे। जरा एक बार हमें आप लोग क्लियर करके बताएं कि समझ में आया कि नहीं आया। यह सारी बातें आप सबको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? नहीं, ठीक हो सकता है बेटा जीन थेरेपी, इसीलिए तो। और मुझे कमेंट करके भी आप लोग अपना रिप्लाई दिया करें, कमेंट करके जरूर बताया करें कि क्लासेस कैसी लग रही है बेटा।
जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं उनको सब क्लियर हो रहा है कि नहीं। बहुत बढ़िया, थैंक यू आप सभी लोगों को बेटा कि मेरी बातें आप सबको समझ में आ रहा है। हाँ सुचित तिवारी, देखो बेटा क्रॉनिकल मैगजीन भी ठीक है, क्रॉनिकल भी ठीक है। क्रॉनिकल के अलावा आजकल बहुत तेज़ी से थोड़ा सा और बेहतर हो गया, इनसाइट वगैरह ले लो, इनसाइट हो गया, आईएस बाबा हो गया, आईएस फोरम हो गया, ये सब मैगजीन्स आपको मिलते हैं, सब थोड़े अच्छे इस पर मेहनत कर रहे हैं। ये सब आप लेकर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो वो मटेरियल वहाँ मिलता है। एक्चुअली क्या है कि जो बच्चे, जो लोग उन्हें तैयार करते हैं वो लगातार अभी कई वर्षों से इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, तो और लगातार मेंस वगैरह दे रहे हैं, तो ये सब मैगजीन्स वगैरह जो तैयार करते हैं वो अपने विवेक के आधार पर तैयार करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और जो लोग लगातार इंटरव्यू देते हैं तो उनके पास एक अनुभव होता है, तो अपने अनुभव के आधार पर मैगजीन्स वगैरह बनाते हैं। हालांकि सारे मैगजीन्स में मेहनत होती है, टीम बड़ी मेहनत करती है। कोई भी एक कंफर्ट जो भी हो, एक ही किताब पढ़िएगा, बार बार एक ही किताब को पढ़िए, 10 किताबें मत पढ़िएगा। देखिए बड़ा ही सिस्टमेटिक और बड़ा ही ईमानदारी से इस एग्जामिनेशन को तैयारी किया जाता है और सिस्टमेटिक किया जाता है। स्मार्ट वर्क, तैयारी करने वाले, मेहनत करने वाले, हार्ड वर्क करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट और सिस्टमेटिक प्रिपरेशन जो करता है वही आईएएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है और वही आईएएस के मेंस में अच्छा नंबर लेकर आता है। थोड़ा सा आप लोग, मैं बार बार हर रोज इस बात को कह रहा हूं कि 10 to 20 ईयर क्वेश्चन, खासकर 20 ईयर क्वेश्चन, 20 साल का अगर आप लोगों के पास सॉल्व पेपर प्रीलिम्स का मिल जाए और 10 साल का क्वेश्चन पेपर आपको मेंस का अनसॉल्व मिले, तो उस अनसॉल्व और सॉल्व को लेकर उसको जरा खूब अच्छे से पढ़ डालिए, खूब अच्छे से तैयार कर डालिए। एक एक सॉल्व और अनसॉल्व को कम से कम 10-10 बार, 15-15 बार क्वेश्चन, आंसर और एक्सप्लेनेशन दिया रहता है आजकल के क्वेश्चन सॉल्व पेपर में, उसको खूब लगातार पढ़ डालिए तो आपका कॉन्सेप्ट, जानते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और दूसरा ये है कि आपके अंदर एक एनालिटिकल अप्रोच डेवलप होगा कि यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता क्या है। एक दो बार पढ़ने से नहीं समझ में आएगा, मैंने कहा 10-10 बार, 12-12 बार, तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक ऐसी क्रिएटिविटी आ जाएगी ना कि आप खुद क्वेश्चंस को जज करना शुरू कर देंगे कि अब इस साल कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहां से पूछा जा सकता है, ये आप लोगों के अंदर क्लियर हो जाएगा बेटा। मैं आप लोगों को आईएएस की बात कर रहा हूं, यूपीएससी की बात कर रहा हूं, तो बेहतर ढंग से इसको तैयारी कीजिए और आप सभी लोग सिलेक्शन दीजिए बेटा। बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं और डेली मेरे बहुत सारे विद्यार्थी तो डेली क्लासेज आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और जो लोग क्लासेज ज्वाइन कर रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, उनको वो बधाई के पात्र हैं बेटा। और जिनका छूटेगा उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा बेटा, बहुत नुकसान होगा। बहुत सारी किताबें, अदा खान नहीं बेटा, बहुत सारी किताबें नहीं, कोई एक ले लो। साइंस रिपोर्टर भी ठीक ही है, पढ़ा जा सकता है, कोई एक किताब को एक बार, ठीक है। तो मैं आज की क्लास यहीं संपन्न करता हूं, समाप्त करता हूं। कल जो है बायोटेक्नोलॉजी में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बायोमार्कर क्या होता है, बायोमार्कर, बायोसेंसर, क्लोनिंग, स्टेम सेल, ये सब क्या होते हैं, बायो रिमेडिएशन क्या होता है, आपके सेरोगेसी क्या होता है। थोड़ा सा ये बड़ा चैप्टर है बेटा, तो स्पेस टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हो सकता है कि 14 तारीख के बाद हमारी छुट्टी में थोड़े से कहीं जा रहा हूं और 21 तक बाहर रहूंगा, 22 को फिर मैं आऊंगा, फिर 22 को आपका कंटिन्यू 22 या 23 से कंटिन्यू क्लास चलेगा। तो हम लोग आज विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को मैं जो इस सेशन में पढ़ाया होऊंगा वो आप सब लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। कल मेरी क्लास नहीं होगी क्योंकि कल मुझे निकलना है, दिल्ली से बाहर कहीं जाना है, तो आप लोगों से मैं फिर मिलूंगा बेटा 22 या 23 को। और मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया, ये सेशन लिया गया है, ये आप सबको बहुत बेहतर लगा होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि कैसी क्लासेस लगी। फिर हम लोग अगले 6-7 दिनों बाद जब मैं वापस आऊंगा तो जहां से आज बात अपनी खत्म कर रहा हूं वहां से मैं शुरू करूंगा। मैं डीपीएन सिंह, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना वाराणसी मंडल को धन्यवाद देता हूं और
आशा करता हूं अपने पढ़ने वाले प्यारे विद्यार्थियों से कि आपको एक बेहतर शिक्षा, बेहतर व्यवस्था प्राप्त हो रही है। आप सबका भविष्य उज्जवल हो। हैंड वॉश करते रहिए, मास्क जरूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, परिवार को सुरक्षित रखिए, खुद को सुरक्षित रखिए, समाज को सुरक्षित रखिए। फिर हम लोग मिलते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।